हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले सीएचओ और स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? तो आपका ऑप्शन है ए 1974 को, बी 1985 को, सी 1885 को, डी 1976 को। तो राइट आंसर होगा ये स्टार्ट हुआ था 1974 को। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। बाद में 1985 में इसका नाम चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया था। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? 1974 में। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब हुआ? इसका नाम चेंज करके 1985 में। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। अभी हमने देखा है कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर होगा 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। WHO ने स्मॉल पॉक्स को कब इराडिकेट किया गया, कब डिक्लेयर किया गया? तो WHO ने इसको डिक्लेयर किया गया 8 मई 1980 में। 8 मई 1980 में। अगर हम बात करें कि लास्ट केस जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस था वो कब मिला और कहाँ मिला? लास्ट केस 26 अक्टूबर 1977 में मिला था। कहाँ मिला था? सोमालिया के अंदर। कहाँ मिला था? सोमालिया के अंदर। सोमालिया के अंदर मिला था। और सोमालिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। तो जो लास्ट केस कब मिला? 26 अक्टूबर 1977 में मिला। और कहाँ मिला? सोमालिया के अंदर। अगर हम बात करें इंडिया की कि इंडिया के अंदर लास्ट केस कहाँ मिला, तो इंडिया के अंदर लास्ट केस मिला 24 मई 1975 में। 24 मई 1975 में। और कहाँ? बिहार के अंदर। बिहार के अंदर इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस मिला। तो इंडिया से ये इराडिकेट हुआ। इंडिया से इराडिकेट हुआ ये 23 अप्रैल 1977 में इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड के अंदर ये इराडिकेट हुआ 8 मई 1980 को। 8 मई 1980 को ये वर्ल्ड के अंदर इराडिकेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर। रिवर्स कोल्ड चेन का यूज्ड किया जाता है। ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन फ्रॉम कैंप टू सब सेंटर। ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन टू द लेबोरेटरी टू चेक इट्स पोटेंसी। ऑप्शन सी, carrying stool sample of polio patient from PSC to the laboratory। और ऑप्शन डी, transporting outdated vaccine from the PSC to district hospital। देखो, आपने कोल्ड चेन के बारे में पढ़ा होगा कि कोल्ड चेन क्या है। कोल्ड चेन क्या है? एक सिस्टम है जो वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया गया है। कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाता है वहाँ पर उस वैक्सीन को लो टेम्परेचर में रखने के लिए, यानी कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तक उस वैक्सीन को लो टेम्परेचर में रखने के लिए जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। लेकिन यहाँ हम बात करें रिवर्स कोल्ड चेन, तो रिवर्स कोल्ड चेन का यूज किया जाता है स्टूल सैंपल
कलेक्ट करने के लिए, जो पोलियो पेशेंट होते हैं उनके स्टूल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि पीएससी से कलेक्ट करके लेबोरेटरी तक पहुंचाने के लिए रिवर्स कोल्ड चेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन कैन बी गिवन एट एन एड्स पॉजिटिव चाइल्ड, यानी कि एड्स पॉजिटिव चाइल्ड को कौन सी वैक्सीन हम दे सकते हैं। तो कौन सी वैक्सीन हम दे सकते हैं, बीसीजी की वैक्सीन हम दे सकते हैं एड्स चाइल्ड पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड, कौन सी वैक्सीन हम HIV पॉजिटिव चाइल्ड को नहीं देते हैं। तो हम कौन सी नहीं देंगे उसको, OPV नहीं देंगे, बाकी सब हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्टर्ड BCG वैक्सीन इज, यानी कि BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर्ड करने में कौन सी टेक्निक का हम यूज करते हैं। तो BCG के लिए हम इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन यूज करते हैं, इस टेक्निक के माध्यम से हम BCG वैक्सीन देते हैं। जेट्रेक के माध्यम से हम आयरन इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया, कौन से ईयर में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया। तो ये किया गया था 1995 में। देखो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन क्या एक लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन है जो हमारे भारत के लिए है, किसके अगेंस्ट, पोलियो को इराडिकेट करने के लिए, यानी कि पोलियो को इराडिकेट करने के लिए एक कैंपेन बनाया गया। क्या बनाया गया, कैंपेन बनाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन। ये इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कैंपेन था। ये इसका फर्स्ट राउंड जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर सन 1995 के अंदर, 9 दिसंबर 1995 के अंदर, और साथ में 20 जनवरी 1996, यानी कि जो 6 वीक के इंटरवल में ही 2 बार वैक्सीनेट कर दी गई थी, यानी कि 2 बार पोलियो की वैक्सीन दी गई थी। यानी कि 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन लॉन्च हुआ और इसका जो फर्स्ट राउंड था वो 9 दिसंबर 1995 में और 20 जनवरी 1996 को लगाई, यानी कि 6 वीक के अंतराल में ही 2 बार वैक्सीन दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किसका एग्जाम्पल है, क्या सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम है, क्या प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम है, क्या टर्सरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है, या फिर प्राइमोडियल प्रिवेंशन का एग्जाम है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किसका है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन किसको बोलेंगे हम, प्राइमोडियल प्रिवेंशन किसको बोलेंगे, यानी कि रिस्क फैक्टर आने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना, यानी कि किसी भी डिजीज के रिस्क फैक्टर आने से पहले उसका प्रिवेंशन कर देना प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा, इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन होगा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन को ठीक करेंगे। दूसरा हम बात करें प्राइमरी प्रिवेंशन है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर तो आ गए हैं लेकिन डिजीज अभी नहीं हुई है, यानी कि रिस्क फैक्टर तो क्या है, प्रेजेंट हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हैं लेकिन डिजीज नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, तो जो डिजीज होने से उसको पहले ही उसको ठीक करना है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं हेल्थ प्रमोशन करते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। हेल्थ को प्रमोट करेंगे और स्पेसिफिक
स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। आगे हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा कि डिजीज तो है लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस को हम क्या करेंगे, डिजीज क्या हो गई है, प्रोग्रेस हो गई है, डिजीज प्रोग्रेस हो गई है लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है आगे जाकर इस डिजीज से और कॉम्प्लिकेशन ना हो, उस डिजीज के चांसेस को क्या करेंगे हम रिड्यूस करेंगे, उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, एक तो जो भी डिजीज हुई है उसको डायग्नोस करेंगे, तो अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, और दूसरा प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे जिससे क्या होगा कि जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेज है उनको हम रिड्यूस कर सके। और बात करें हम लास्ट टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि जो डिजीज हुई है उस डिजीज के कारण किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी ना हो, डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए टर्सरी प्रिवेंशन हम करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करेंगे और दूसरा रिहेबिलिटेशन करेंगे। रिहेबिलिटेशन हम इसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं जिससे क्या होता है कि हैंडीकैप जैसे प्रॉब्लम हमारे अंदर देखने को ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मीन्स इंटरेक्शन ऑफ। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, हमारे 3 एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कौन कौन से हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट को हम बोलते हैं पैथोजेंस, होस्ट को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर और एनवायरनमेंट को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो हमारे 3 एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कौन से हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो कम्युनिकेशन के अंदर 5 एलिमेंट्स है। कौन कौन से, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल और लास्ट फीडबैक। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी। सेंडर हम बोलेंगे कि जो सोर्स और कम्युनिकेटर, यानी कि सोर्स और कम्युनिकेटर जो क्या करता है, कंटेंट को एनकोड करता है। रिसीवर वो व्यक्ति जो ऑडियंस होता है यानी कि मैसेज को रिसीव करता है। दूसरा मैसेज वो होता है कंटेंट होते हैं जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन होती है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। चैनल क्या होता है, एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। चैनल क्या है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। और फीडबैक क्या है, सो इफेक्ट और रेस्पॉन्स, हमने जो कम्युनिकेट किया गया है उसका जो रेस्पॉन्स है वो क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, A newly married healthy couple is asking for the best method of contraception and which one of the following method a nurse will advise। एक न्यूली जो मैरिड कपल है वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि हमारे लिए बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा है, और जब आपसे पूछा तो आप उनको कौन सा मेथड एडवाइज करोगे। तो पहला है, क्या आप उनको बैरियर मेथड एडवाइज करोगे, क्या आपको उनको इंट्रायूटेराइन डिवाइस मेथड दोगे, या रिदम मेथड, या फिर ओसीपी। तो जो न्यूली मैरिड कपल्ड होते हैं, यानी कि जो न्यूली मैरिड कपल्ड होते हैं उनके लिए आप कौन सा मेथड दोगे, ओरल कंबाइंड या कंबाइंड ओरल पिल दोगे। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनको हम देते हैं कंबाइंड ओरल पिल, यानी कि हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन। हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। बैरियर मेथड क्यों नहीं दे सकते इनको, देखो बैरियर मेथड लाइक जैसे कॉन्डम नॉट पॉपुलर मेथड है, बट जो न्यूली कपल
होते हैं, मैरिड कपल्ड होते हैं, उनको हम इनको प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनकी जो सेक्सुअल प्लेजर होती है वो रिड्यूस होती है और हो सकता है इनको हीट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिले, इसलिए न्यू मैरिड कपल को हम बैरर मेथड नहीं देते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस हम इनमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये न्यूली मैरिड कपल्ड है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया बना गया है कि जैसे फीमेल्स को लगाई जाती है जिनके 2 या 2 से अधिक चाइल्ड हो, या कम से कम एक बच्चा तो होना ही चाहिए। तो न्यूली कपल्ड मैरिड के लिए आप क्या दोगे? ओरल पिल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए डेफिशिएंसी कोज। विटामिन ए डेफिशिएंसी क्या कोज करता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी। किसी व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो वो बाइटोट स्पॉट बिल्कुल कोज करेगा, जीरोप्थेल्मिया भी कोज करेगा और नाइट ब्लाइंडनेस भी कोज करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही डिजीज क्या करता है? कोज करता है। और विटामिन ए को हम दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है रेटिनॉल। किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सोल्यूबल विटामिन। इनमें से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा नहीं है? तो पहले हम बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बी के अंदर जितने भी आते हैं B1, B2, B3, B6, B9, B12, ये सारे क्या हैं? वाटर सोल्यूबल है। और दूसरा है विटामिन सी, यानी कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो भी क्या है? वाटर सोल्यूबल। तो कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया? विटामिन सी क्या नहीं है? फैट सोल्यूबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। वही हम बात करें फैट सोल्यूबल की, तो फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं ADEK, ADE और K। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू। न्यू बॉर्न बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जानी चाहिए? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक दी जानी चाहिए। और अगर 6 महीने के बाद अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहें तो कब तक दे सकते हैं? तो आप 6 महीने तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है और साथ में आपको क्या करना है? 2 ईयर तक ब्रेस्ट फीडिंग तो देनी है, लेकिन 6 महीने के बाद आप सप्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हो तो 2 ईयर तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग विद सप्लीमेंट्री फूड शुड बी कंटिन्यू 2 ईयर तक। 2 ईयर तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। अगर आप सप्लीमेंट्री भी दे रहे हो आफ्टर 6 मंथ के बाद, अगर 6 मंथ के बाद आप दे रहे हो तो उसको कम्प्लीमेंट्री फूड दे रहे हो तो 2 साल तक आपको फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमने देखा है कि ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उसके अंदर सभी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जितने भी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता? एक्सेप्ट, तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आयरन नहीं पाया जाता, यानी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आयरन नहीं पाया जाता। तो बच्चे में आयरन हम कब स्टार्ट करेंगे? तो बच्चे में हम 4 मंथ की एज में, 4 मंथ की एज में क्या करेंगे? आयरन स्टार्ट कर देंगे। तो 4 मंथ के एज में हम क्या कर देंगे? बच्चे के अंदर आयरन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद चिलोसिस। इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण चिलोसिस होगा? तो चिलोसिस होगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण। B12 मतलब राइबोफ्लोविन,
राइबोफ्लोविन की डेफिशिएंसी के कारण राइबोफ्लोविन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, चिलोसिस हमें देखने को मिलेगा। चिलोसिस क्या है? चिलोसिस क्या है? चिलोसिस क्या है? हम बात करें इसकी, चिलोसिस ब्रेकडाउन और अल्सरेशन ऑफ कॉर्नर ऑफ द माउथ। इसके अंदर क्या होगा, या तो अल्सरेशन होने लग जाएगा या फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन होने लग जाएगा। ब्रेकडाउन किसमें होगा? ब्रेकडाउन हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं माउथ के, कॉर्नर्स ऑफ माउथ, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? चिलोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स ए डे न्यूबॉर्न जनरली नीड टू फीड? एक दिन में बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को कितने टाइम के लिए